जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से ना जाने कितने प्रकार से और कितने बार प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम सभा क्या है, कब बैठक होती है, कितनी गणपूर्ति आवश्यकता होती है, कब इसको स्थगन किया जा सकता है। ये सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं ना। वीडियो में नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो ग्राम सभा, इस विषय में मैंने पहले भी चर्चा किया था, ग्राम सभा क्या चीज है। आज हम इसमें और चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि ग्राम सभा क्या है। आज हम और एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ग्राम सभा क्या चीज है। ग्राम सभा होता है गांव वालों का ऐसा समूह ना, जैसे एक गांव है। इस गांव में जितने भी ऐसे लोग होंगे जो अपना ईयर जो है, अपना उम्र जो है 18 वर्ष पार कर लिए हैं, 18 प्लस है, और जिनका नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज है। ठीक है, जिनका जो नाम है मतदाता सूची में यदि जिनका नाम दर्ज है वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहा मैंने, कोई गांव होगा, जैसे आप ही एक गांव में रहते होंगे, तो आपके गांव में जितने भी लोग हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, जो 18 साल से ऊपर हैं, यदि वो सभी का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो आप ग्राम सभा के सदस्य हैं। आप ग्राम सभा में खड़े होकर बोल सकते हैं। यदि आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है, कोई नियम विरुद्ध काम दिख रहा है, तो आप वहां पे खड़े होकर अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है। अब इसकी बैठक के लिए हमारे अधिनियम में कुछ बातें कही गई है। ठीक है, अधिनियम में कुछ बातें कही गई हैं। वो बातें क्या हैं देख लीजिए। कम से कम बैठक जो है 3 माह में एक बार तो होना ही है, ये अनिवार्य है। साल में 6 बार होगा। 23 जनवरी को होगा, 14 अप्रैल को होगा, 20 अगस्त को होगा, 2 अक्टूबर को होगा। माह जून के किसी भी तारीख पे रखा जा सकता है और नवंबर के किसी भी तारीख। अब ऐसा क्यों किया गया कि 23 जनवरी को भी रखा गया? क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जी का बर्थडे आता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जी का बर्थडे आता है। ठीक है। और इसी प्रकार जो है 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का है बर्थडे, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का, ठीक है, बर्थडे है। इसलिए इन 4 डेट को फिक्स कर दिया गया है। बाकी जून में आप कोई भी डेट ले सकते हैं और नवंबर में कोई भी डेट ले सकते हैं। तो साल में 6 बार अनिवार्य है, याद रखिएगा, अनिवार्य है। साल में केवल 6 बार ही होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 6 बार अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त और भी बैठकें हो सकती है। कब कब होगा अब ये देखिए। परंतु ग्राम सभा के 1/3 सदस्य यदि लिखित में मांग करे, ठीक है, या फिर जिला जनपद पंचायत कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किया जाए या आदेश किया जाए, उसको अपेक्षा कीजिए, आदेश कीजिए, आदेश होने पर 30 दिन के भीतर सम्मेलन बुलाया जाएगा। है, हमने 6 तारीख जो बताया वो तो होना ही होना है। इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्राम सभा के सदस्य किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, गांव के किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तो 1/3 सदस्य है। 1/3 का मतलब होता है, मान लेता हूं कि 1000 लोग हैं गांव में, है ना, और 1000 लोग 18 प्लस है, इनका नाम मतदाता सूची में है, तो इसका 1/3 कितना होगा, भाग करके देख लीजिए। 1000, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, फिर 3 तिया 9, लगभग 333, लगभग 333 34 लोग यदि लिखित में मांग करें कि हमको इस विषय पर चर्चा करनी है, ग्राम सभा बुलाया जाए। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने जिला से बोलते ग्राम पंचायत मुख्यालय में आवेदन लगाएंगे सरपंच के पास कि ये काम है, हमको बैठक करानी है, आप बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है। कलेक्टर, जिला जनपद पंचायत भी अपेक्षा कर सकता है किसी विषय को लेकर शासन के आदेश पर, तब भी 30 दिन के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये बैठक कहाँ कहाँ होगा, गांव के पंचायत के प्रति गांव। इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई गांव बड़ा है तो उसमें एक ही पंचायत है। जैसे मैं कोई एक गांव का नाम ले लेता हूँ, इस गांव है, ये गांव बहुत बड़ा है, यहाँ 1000 से अधिक आदमी निवास करते हैं, तो इसके लिए एक ग्राम पंचायत बना दिया गया। लेकिन कई बार ऐसा ऐसा होता है कि गांव छोटे छोटे रहते हैं, छोटे छोटे दूर दूर में, आसपास में, तो यहाँ कंबाइन एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। यहाँ 500 लोग हैं, यहाँ 400 लोग निवास करते हैं, तो यहाँ इनके लिए एक ग्राम पंचायत होगा, लेकिन गांव 2 होगा। अब कहा गया है कि पंचायत के प्रति गांव में ग्राम सभा होगी। जैसे यहाँ 500 लोग हैं तो यहाँ अलग से सभा होगी,
यहाँ 400 लोग हैं तो इनके लिए अलग से सभा होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जहाँ मुख्यालय है ना, मान लेते हैं यहाँ 500 लोग हैं तो ग्राम पंचायत का मुख्यालय इस गांव में है, ये ए गांव, ये बी गांव मान लेता हूँ, तो ए नाम के गांव में ग्राम पंचायत का मुख्यालय है, वहाँ पंच सरपंच की ऑफिस है, वहाँ सचिव बैठता है। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि बाकी लोग भी वहाँ आके अपना ग्राम सभा करें, ठीक है। वो भी होगा लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में होता है, ठीक है, वो भी होगा पर विशेष परिस्थिति में होगा। लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं आया हुआ है तब की स्थिति में प्रत्येक गांव में बैठकें होंगी और वहां निर्णय किए जाएंगे, ठीक है। यही कहा गया है कि पंचायत के प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी, ठीक है। अब तो देखा जाता है कि ये देखिए, मतभेद होने पर संयुक्त निर्णय होगा। मान लेते हैं कोई नियम आया था, है ना, जैसे हितग्राहियों का चयन करना है राशन कार्ड बनाने के लिए, और यहाँ कुछ मतभेद हो गया, यहाँ मतभेद हो गया, तब क्या होगा, ये लोग क्या किए, एक निश्चित ग्राम पंचायत तभी काम करेगी जब उनके हिसाब से ये भी दोनों ग्राम सभाओं का जो प्रतिवेदन है या जो बहुमत है वो एक बराबर हो, या उसका जो बैठक का जो रिजल्ट है वो एक हो, तब ग्राम पंचायत कहीं जाके काम कर पाएगी दोनों जगह। यदि इस कभी कभी ऐसा होता है कि मतभेद की स्थिति है, तब क्या होगा, मतभेद की स्थिति में एक संयुक्त बैठक होगा दोनों ग्राम पंचायत का एक जगह। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ होगा बैठक, क्या ए गांव में होगा कि बी गांव में होगा। तो याद रखिए, एग्जाम में जब भी प्रश्न आए उसमें लिखा रहता है कि ग्राम पंचायत का मुख्यालय जिस गांव में, ठीक है, ग्राम पंचायत का मुख्यालय जिस गांव में होगा वहां ग्राम पंचायत की संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएंगी, और उस बैठक में जो निर्णय होगा, याद रखिए, उस बैठक में जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, ठीक है। अब ये ए गांव वाला नहीं बोल सकता कि हमको पसंद नहीं, बी गांव वाला नहीं बोल सकता पसंद नहीं है, लेकिन इसमें याद रखिएगा, जिस गांव का लोग ज्यादा होंगे, जिस गांव में सदस्य ज्यादा होंगे, है ना, वो निर्णय उसी के पक्ष में जाएगा। सीधी सी बात है, मान लेते हैं टोटल कितने होंगे, 900 लोग होंगे, है ना, और इसका बहुमत हमारे 50+ में होता है। यदि 500 लोग एक साइड हो गए और 400 लोग एक साइड हो गए तो बहुमत किसके पास चला गया, ए गांव के पास। इसलिए संयुक्त बैठकें हमेशा नहीं की जा सकती, जब मतभेद होता है, जब अत्यावश्यकता होता है तभी संयुक्त बैठकें की जाती है, वरना संयुक्त बैठकें नहीं की जाती, ठीक है। तो अब याद हो गया होगा कि कहाँ होगा, गांव ग्राम पंचायत के मुख्यालय में आयोजित होगा, बहुमत से पास होगा, और जो पास होगा वो ग्राम ए और बी दोनों को मान्य होगा। याद रखिएगा, जो भी नियम पास होगा वो गांव ए और बी दोनों के लिए मान्य होगा। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो जिस गांव में अधिक जनसंख्या है, जिस गांव की अधिक ग्राम सभा के सदस्य हैं, वही उसी के पक्ष में निर्णय चला जाए, ये एक संभावना रहती है। अब देखते हैं गणपूर्ति का मतलब क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा जब 3-4 लोग बैठ के बात करना चाहते हैं या फिर कुछ मीटिंग करना चाहते हैं या परिवार की बात कर लेते हैं, कि जब तो परिवार आपस में मिलकर बात करना चाहता है तब सब चाहते हैं कि सभी लोग, कम से कम कुछ लोग तो गांव की उपस्थित रहें, तब हम नियम या फिर अपनी सभा को या फिर बैठक को शुरुआत करें। मतलब बैठक को शुरुआत करने के लिए मिनिमम लोगों की आवश्यकता होती है। क्या कहा मैंने, बैठक को आवश्यक, देखिए सिंपली लोग यदि पार्टी भी करते हैं ना, तब भी कम से कम मिनिमम लोग बुलाते हैं, यार इसको बुला लो, इसको बुला लो, कम से कम 2 लोग रहेंगे तो आएगा मजा। इस प्रकार का, है ना, बैठक को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, तभी ग्राम सभा होगा। और इसको क्यों लाया गया है, मान लेते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानिए, ठीक है। जैसे ग्राम सभा में 500 लोग हैं, अब 500 लोग तो हमेशा उपस्थित हो नहीं सकते, किसी को काम में जाना है, किसी को खेत जाना है, किसी को कोई बीमार है, कोई गांव गया है, कोई और कुछ है, तो हमेशा 500 लोग तो उपस्थित नहीं हो सकते किसी भी बैठक में। इसलिए एक नियम लाया गया है कि मिनिमम इतना व्यक्ति होना चाहिए। तो कितना व्यक्ति होना चाहिए, मान लेते हैं उस ग्राम पंचायत में 500 आदमी है, तो उसका 1/10, ठीक है, 1/10, क्या कहा मैंने, 1/10, यदि 1/10 व्यक्ति उपस्थित हो जाएगा तब ग्राम सभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, ठीक है। 1/10 कहने का मतलब है 50। यदि 500 लोग में 50 व्यक्ति भी आ गए, याद रखिएगा, 500 में यदि 50 व्यक्ति भी आ गए तब वो सभा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से एक और नियम बता दिया गया है कि ग्राम सभा में 1/10 आदमी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जो 1/10 उपस्थित होंगे, हम यहाँ मान लेते हैं 500 था
और 500 में 1/10 50 व्यक्ति उपस्थित हो गए, इसमें से 1/3 महिला होना चाहिए। ये जो 50 व्यक्ति आएंगे ना बैठक में, उसमें से 1/3 महिला होना चाहिए। अब भाग करके देखिए 1/3 कितना आता है, 50 और 3, तो 3 एकम 3, ये 2, तो 3 छक्के 3 छक 18, तो कम से कम 16 व्यक्ति, 16 से 17 व्यक्ति आपका महिला होना अनिवार्य है। ये 50 व्यक्ति हैं आ गए, इन्हीं 50 में से 16 महिला होना अनिवार्य है। सभी की सभी 50 व्यक्ति महिला हो तो ग्राम सभा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि 50 में 16 महिलाएं उपस्थित नहीं हो पाई तो ग्राम सभा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, यदि 50 व्यक्तियों में से 16 मिनिमम चाहिए, हो सकता है 50 महिला हो जाए, हो सकता है 50 में 10 पुरुष हो जाए और 40 महिला हो जाए। महिला मतलब मैं फीमेल लिख देता हूँ, इसको मेल लिख देता हूँ। ठीक है, 10 मेल होगा 40 फीमेल होगी तो स्टार्ट हो जाएगी ग्राम सभा। लेकिन यदि 40 मेल हो गए और 10 फीमेल हो गए तो ग्राम सभा कतई स्टार्ट नहीं हो पाएगी एज पर रूल। ठीक है, तो गणपूर्ति का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है, क्योंकि सभी लोग उपस्थित नहीं हो सकते, कोई किसी कारण से बाहर गया है, कोई तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि गांव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे अपनी पावर के बारे में। गांव में अभी भी जो लोग रहते हैं अपने पावर के बारे में नहीं जानते कि ग्राम सभा को कितना पावर होता है, क्या है उनका काम। बस वो लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायत ने एक बैठक बुलाया था, हमने गया था, उन्होंने जो कहा हमने मान लिया, है ना। गांव में अभी भी ये वास्तविकता है कि ग्राम सभा कुछ गिने चुने गांव को छोड़कर बहुत गांव है या गांव के लोग हैं जो अपने पावर को जानते ही नहीं है। वही अभी तक नहीं जानते हैं कि गांव में जो भी काम होता है वो ग्राम सभा के अनुमोदन पर होता है, ग्राम सभा के बहुमत के हिसाब से काम होता है। बहुत लोग नहीं जानते। तो पहला ये कारण है अनुपस्थित होने का कि वो लोग अपना पावर नहीं जानते, अपनी दायित्व नहीं जानते, अपना कार्य नहीं जानते। ठीक है, और जो जानते हैं वो आते हैं, और कुछ लोग जानते हैं लेकिन आ नहीं पाते किसी कारणवश, इसलिए गणपूर्ति लाया गया है। यदि गणपूर्ति नहीं लाते, अगर बोल देते कि 500 आदमी जब तक नहीं आएगा तब तक बैठक स्टार्ट नहीं होगा, तब ऐसे में काम चल ही नहीं सकता है। इसलिए गणपूर्ति का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, और महिला का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। अब दूसरी बात ये मान लीजिए, है ना, बहुत अच्छी बातें हैं, याद ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं गणपूर्ति हो गया, ठीक है, मान लेते हैं गणपूर्ति हो गया, उसमें क्या हुआ कि मान लेते हैं 16 ही महिलाएं आ गई और शेष हमारे पुरुष आ गए। ठीक है, मान लेते हैं 60 आ गए, तो टोटल इस प्रकार हमारा 500 में 70-80 लोग उपस्थित हो गए। ठीक है, या 50 ही मान के चलते हैं, 70-80 या 50 जो भी है, महिला और पुरुष जितने आवश्यकता थे उतने आ गए। 500 में 50 व्यक्ति आए। ठीक है, 500 में 50 व्यक्ति, फिर इसको रफ करके बनाऊं क्या, ज्यादा इजी होगा, इसको रफ करके बनाइए, क्योंकि अभी आपको बहुत अच्छी बात आने वाली है। हो सकता है वैसे तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया नहीं है, मे बी आ जाए, मे बी आ जाए। कैसा प्रश्न होगा ये देखिएगा। ये गणपूर्ति हो गई, 50 में 16 महिलाएं आ गई, और जो 16 क्या, मैं 20 मान लेता हूँ, 20 महिलाएं आ गई और 30 पुरुष आ गए, तो हमारा गणपूर्ति तो हो गया। क्योंकि हमारी सदस्य कितना है उस गांव में, ग्राम सभा के 500 है, 500 का 1/10 आना है, तो 50 टोटल आना था। 50 में 16 महिलाएं आनी थी, 20 आ गए, टोटल 50 व्यक्ति आ गए और हमारा ग्राम सभा स्टार्ट। यदि कोई निर्णय पास हुआ, मान लेते हैं कि गांव में नया तालाब खुदवाना है, तालाब खुदवाना है, तो ये 50 व्यक्ति आए और अपने बहुमत से पास कर दिए कि तालाब खुदवाना है। ठीक है, उसके बाद यदि इनमें से कोई 450 व्यक्ति में से, शेष 450 बच जाएंगे ना, 50 आए थे, शेष 450 में से यदि किसी को आपत्ति है तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये यदि कहे कि भाई हम तो उस दिन आए नहीं थे बैठक में, है ना, तो ये प्रस्ताव आप खारिज कर दीजिए, है ना, तो ये वाला नियम पास नहीं होगा। या फिर ये जो नियम है आपने गलत तरीके से पास कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। जो 50 लोग आए थे उनके पास फुल पावर है पूरा निर्णय लेने का, याद रखिएगा, है ना। जो 50 लोग हैं उनके पास फुल पावर है कि वो निर्णय लेने का। यदि 450 व्यक्ति नहीं आए थे वो उनकी गलती है। हाँ, कभी कभी ज्यादा यदि अति हो जाएगा, नियम के विपरीत काम हो जाएगा, तब क्या किया जा सकता है कि एक और बैठक बुलाया जाएगा, है ना, जिसमें सभी के सभी लोग उपस्थित रहेंगे जिनको आपत्ति है, तब उसके बारे में अलग से चर्चा होगी। लेकिन मोस्टली कॉमनली ये होगा जो उस दिन बैठक में भाग लिए, ठीक है,
जो उस दिन बैठक में भाग लिए, बैठक में आए, अपनी गणपूर्ति पूरा किए और किसी निर्णय पर अपना सील मोहर हस्ताक्षर बहुमत जो कहो लगा दिए, तो उसको बाकी जो शेष जो उस दिन नहीं आए थे, भले ही उनकी बहुमत ज्यादा है, देखिए ये 450 की बहुमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। यदि हम इस 450 की बात करें तो इसकी बहुमत बहुत ज्यादा है इस 50 के मामले में, लेकिन ये 450 उस दिन आए ही नहीं थे ना, अनुपस्थित थे। बाकी उपस्थित तो 50 थे और ये यही तो उनका गणपूर्ति था। ये 50 लोग मिलकर ले लिए निर्णय और काम हो गया। तो ऐसा होता है। तो ये होता है खमियाजा भुगतने का। यदि लोग गांव में अपना पावर नहीं जानेंगे तो यही नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हम चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारा काम ये है कि जानना कि ग्राम सभा का जो गणपूर्ति है वो 1/10 है और इस 1/10 में एक तिहाई महिला होना अनिवार्य है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है कि गणपूर्ति कराने की जिम्मेदारी कौन होगी, मतलब किसका उत्तरदायी है जो सबको बैठक में बुलाए। गणपूर्ति कराने का मतलब किसका उत्तरदायी है कि सबको जाके सूचना करे, या फिर वैसे तो सरपंच सचिव का काम सूचना का नहीं है, उसमें नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाता है। आगे हम इसका वो और पढ़ेंगे ना, इसको हम आगे और पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होता है, कैसे इसका नियम कानून पालन होगा, आगे विस्तृत और पढ़ेंगे। लेकिन उत्तरदायी गणपूर्ति कराने का मतलब इन 50 लोगों, कम से कम इन 50 लोगों को बुलाने का काम किनका है, तो संबंधित सरपंच और पंच का है। कई बार आपको प्रश्न में घुमा के दे दिया जाएगा उप सरपंच, तो उप सरपंच जहां देखेंगे काट दीजिएगा, क्योंकि उप सरपंच अपने आप में एक पंच है, ठीक है। तो गणपूर्ति कराने का या फिर बैठक में लोगों को बुलाने का काम किनका है, सरपंच और पंच का होगा। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। सचिव का काम नहीं है। मैं देखा हूं बहुत सारा जो शासकीय पत्र निकलता है ना, जो कलेक्टर के साइन से जो शासकीय पत्र निकलता है उसमें लिखा रहता है कि गणपूर्ति कराने का उत्तरदायी सरपंच, सचिव और पंच का होगा। सचिव का नाम यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अधिनियम में ही कहा गया है कि सरपंच और पंच का होगा। यदि सचिव को काम कराना ही है सचिव के माध्यम से, तो उनको बैक सपोर्ट देके लिखा जाए। लेकिन मैं बहुत सारे पत्रों में देखता हूँ जो कलेक्टर साहब साइन करते हैं, जो डीएम साहब साइन करते हैं, उसमें लिखा रहता है कि सचिव और सरपंच का काम होगा, जो बिल्कुल गलत है ना। सचिव को इसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि ये नियम में नहीं है। अब देखिए, अध्यक्षता का कहने का मतलब क्या होता है, जब बैठक होता है ना, तो किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है, एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया जाता है कि आप इन सबके बातों को सुनिए और पूरे इस माहौल को संभालिए। यही होता है ना। अभी भी आप कहीं भी बैठक करेंगे, किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को, जानकार व्यक्ति को बोला जाता है, भैया आप अब जानकार हो, आप इस बैठक को संभालो, क्या क्या बातें होनी है, क्या क्या काम कराया जाना है, आप थोड़ा से मार्गदर्शन कर दीजिए। तो ये होता है अध्यक्षता। तो अध्यक्षता कौन कौन कर सकता है, तो अध्यक्षता कर सकता है सरपंच, ठीक है। अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा, और यदि उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो उस ग्राम सभा में जितने लोग आए रहेंगे, ठीक है, ग्राम सभा में जितने लोग आए रहेंगे वो आपस में मिलकर किसी एक को चुन लेंगे, भैया तुम सरपंच और उप सरपंच आज किसी कारणों से अनुपस्थित हैं, वो नहीं आ पाए हैं, तो आप इस आज की सभा को संभालिए, ठीक है, आप इस सभा को संभालिए, ठीक है। ऐसा होता है। तो समझ गया क्या होगा। सरपंच यदि नहीं आ पाया किसी कारणवश तो उप सरपंच अध्यक्षता करेगा, है ना। कई बार सचिव ऑप्शन में रहता है, गलत में रहता है ना। सचिव कभी भी अध्यक्षता नहीं करता, उसका काम लिखा पढ़ी का काम है, क्योंकि उसका नाम ही है सचिव, तो उसका काम है लिखा पढ़ी करना ना। उस बैठक में जो काम होगा, उस बैठक में जो पारित होगा, उसका लिखा पढ़ने का काम रहेगा सचिव का, ठीक है। इतना अंतर समझ आ गया। सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सभा के जो लोग रहेंगे वो किसी एक को निर्वाचित करेंगे, है ना। तो ग्राम सभा से निर्वाचित अन्य कोई, ठीक है। जो ग्राम सभा किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेगी वो अध्यक्षता का काम करेगी। अब यदि बात आती है, यदि गणपूर्ति ना हो तो, यदि इस देखिए 500 लोग थे, 450 तो आए नहीं, 50 आने की संभावना थी, उसमें से 50 तो आ गए। देखिए गणपूर्ति दो तरीका से हो सकता है, याद रखिएगा। मान लेते हैं 450 में पहली बात तो 50 लोग नहीं आए, 40 लोग आए, तो गणपूर्ति हमारा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति रहेगा वो बोलेगा, भाई क्योंकि नियम से 50 लोग को आना था, 50 लोग आए नहीं, इसलिए आज का सभा यही स्थगित किया जाता है। अगला समय तय करेगा कि अगला इस तारीख को फिर से बैठक होगी, सबको बुला के लाना जो नहीं आए थे। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मान लेते हैं 50 लोग तो आ गए,
लेकिन इस 50 में 16 महिलाएं नहीं आ पाई, केवल 15 महिलाएं आई, या 10 महिलाएं आई, या 13 महिलाएं आ गई, तब भी गणपूर्ति नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो कहा है कि 1/10 होगा, और 1/10 में 1/3 महिला भी अनिवार्य है। यदि पूरे पूरे 50 के 50 पुरुष आ गए तब भी हमारा गणपूर्ति कंप्लीट नहीं हुआ है। उस समय क्या होगा, सभा को रद्द कर दिया जाएगा, उस दिन स्थगित हो जाएगा, उस दिन किसी भी प्रकार की कोई भी बैठक नहीं होगा। ठीक है, उस दिन किसी भी प्रकार बैठक नहीं होगा। जो अध्यक्षता करने वाला रहेगा, भैया आज का खत्म, आप आइए 2 तारीख को, या फिर अगला कोई डेट दे देगा। ठीक है, अगला कोई डेट दे देगा कि अगली बैठक, अगला तारीख हम अलग से निकालेंगे, या उसी दिन बताया जाएगा, या बाद में नोटिस पत्र पर चिपका दिया जाएगा नोटिस बोर्ड में कि अमुक तारीख का जो बैठक था, किन्हीं कारणों से गणपूर्ति नहीं होने के कारण उसको रद्द कर दिया गया, और अगली बैठक इस तारीख को संभावित है या फिर रखी गई है। तो ऐसा एक नोटिस बोर्ड बनाया जाएगा। क्या कहा मैंने, 2 तरीके से। क्वेश्चन यदि वैसा वैसा फंसा के नहीं पूछता है, पूछेगा तो आप तैयार रहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने एक और बैठक का डेट निकाल दिया, ठीक है, लेकिन उसमें भी गणपूर्ति नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, आप साफ लिखा है, देखते जाइएगा, है ना। इसमें क्या होगा, गणपूर्ति नहीं हुआ, अगला भी डेट निकाले फिर भी गणपूर्ति नहीं हुआ। ठीक है, हमने अगला डेट निकाला, उस अगले डेट पर भी गणपूर्ति नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब उस समय यथास्थिति बैठक आयोजित होगा, लेकिन नया विषय नहीं लाया जाएगा। ठीक है, यथास्थिति बैठक तो आयोजित होगा, लेकिन उस बैठक में नया विषय कोई भी नहीं लाया जाएगा जब तक नया गणपूर्ति नहीं होता है। इसको हम और विस्तार से समझते हैं कि ये क्या चीज बोलना चाहता है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि गणपूर्ति अगर नहीं हुआ तो पहले डेट में तो हमने खारिज कर दिया कि अब अगले डेट में बैठक रखेंगे, लेकिन अगले डेट में भी गणपूर्ति नहीं हुआ तब क्या होगा, तो बैठक यथास्थिति आयोजित होगा, उसको रद्द नहीं करेंगे, लेकिन नया विषय पर नहीं चर्चा होगी, कोई भी नया प्रकार का विषय नहीं लाया जाएगा। जैसे पुराने बैठक का मान लेता हूं कि एक विषय था। ठीक है, पुराने बैठक का विषय क्या ले लें, मान लेते हैं पुराने बैठक का विषय था गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, ऐसा गरीबी उन्मूलन, तो उस बैठक में केवल गरीबी उन्मूलन के बारे में ही बात होगी, कोई नया विषय के बारे में बात होगा ही नहीं। क्या कहा मैंने, नए विषय के बारे में बात होगा ही नहीं, केवल गरीबी उन्मूलन के बारे में बात। इनकेस यदि गणपूर्ति हो जाता है ना, यदि 50 लोग आ जाते, इसमें से कुछ महिलाएं 16 होती, तब हम नया विषय जोड़ सकते थे, लेकिन गणपूर्ति तो हुआ नहीं है, कुछ गिने चुने लोग ही आए हैं, तब की स्थिति में उस पुराने विषय पर ही बात होगा, कोई भी नया विषय उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे और टॉपिक हैं जिस पर गणपूर्ति अनिवार्य ही है, जब तक गणपूर्ति नहीं होगी तब तक, है ना, तब तक हम बैठक आयोजित नहीं कर सकते। ये तो सामान्य विषय हो गया कि यदि कुछ छोटी मोटी बात है ना, उसमें गणपूर्ति तो चाहिए, सब नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन गणपूर्ति चाहिए ही चाहिए। किसमें, वार्षिक कार्य योजना बनाना है गांव का, है ना, कि गांव में क्या क्या तालाब खुदवाना है, नदी नाले तालाब जो भी है, वार्षिक यदि कार्य योजना बनाना है कि एक साल में प्रत्येक गांव के लिए कार्य योजना बनता है कि इस साल गांव में क्या क्या काम कराया जाना है, यदि वैसा कोई विषय है तब गणपूर्ति आवश्यक ही है। जब तक गणपूर्ति नहीं होगी तब तक बैठक आयोजित नहीं होगा। हितग्राहियों का चयन करना है कि कौन राशन कार्ड के नाम, किसका राशन कार्ड में नाम लिखना है, किसका प्रधानमंत्री आवास लिखना है ना, ये सब जो बातें हैं जिसमें हितग्राही चयन करना है, उसमें आपका गणपूर्ति चाहिए ही चाहिए, मतलब 50 आदमी चाहिए ही चाहिए। वार्षिक बजट मतलब साल भर में इस पंचायत में कितना खर्च हुआ, कितना मांगा जाना है, क्या है, वित्तीय मामला, वार्षिक बजट यदि आया तब उसमें गणपूर्ति चाहिए ही चाहिए। लेखा परीक्षक, प्रशासनिक रिपोर्ट, इन सब विषय पर जब तक गणपूर्ति नहीं होगी तब तक बैठक आयोजित नहीं किया जाए। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि हमने पहले बात की थी कि सरपंच और पंच का काम है गणपूर्ति कराना। ठीक है, सरपंच और पंच का काम है गणपूर्ति कराना।
यदि सरपंच और पंच सरपंच नहीं सॉरी सरपंच और पंच तीन गण पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं, लगातार 3 बार बैठक बुलाए और तीनों बार में गण पूर्ति नहीं हुआ, तीनों बार में 50 आदमी नहीं आए, 16 महिलाएं नहीं आई, तब क्या होगा? तब उनके 2 बार और अवसर दिया गया। देखो भाई, 3 बार हमने आपने आयोजित कराया, तीनों बार गण पूर्ति नहीं हुई, लोग आते ही नहीं है, हम बैठक बुलाते हैं, लोग आ नहीं रहे, आपको 2 बार का और अवसर देना है। यदि आने वाले 2 बैठकों में यदि आपने गण पूर्ति नहीं कराया, तब हम आपको पद से निकालने की कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, मतलब अधिनियम में लिखा गया है यदि पंच सरपंच 3 लगातार गण पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो आने वाले 2 को और उनको समय दिया जाएगा कि चलो कोई बात नहीं है, 3 बार नहीं कर पाए तो आने वाले 2 में लगातार ना, आने वाले में आपको 2 गण पूर्ति कराना ही होगा। यदि 2 ये आप नहीं करा पाए तब फिर आपको पद से आपको हटाया जाएगा और ऐसी कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी पत्राचार करने से पहले, कुछ भी इनके खिलाफ करने से पहले उनको सुनवाई का जरूर मौका दिया जाता है। ठीक है, सभा में उपस्थिति का विवाद, इनकेस यदि मान लेते हैं एक सभा हो रही है ना, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा आया विवाद हो गया, मान लेते हैं 4 लोग हैं और ये इसी विवाद हो गया। देखिए, विवाद कहने का मतलब ये है कि किसी विषय को लेकर विवाद हो गया है ना, ये जो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे ये सब चीज पसंद नहीं है, ये विषय हमारे ग्राम पंचायत में नहीं आना चाहिए, हमारे ग्राम पंचायत में नाली की आवश्यकता नहीं है, जबकि सब बोल रहे हैं ना, बाकी बहुमत वाले लोग बोल रहे हैं कि नाली बनाया जाना है, एक यही बंदा है जो पुरजोर विरोध कर रहा है ना, और किसी व्यक्ति को लगा कि ये हमारे गांव का नहीं है या फिर ये हमारे ग्राम सभा का नहीं है, तब क्या होगा? देखिए, सभा में उपस्थित विवाद हो जाती है कि ये गांव का है कि नहीं है, इसको बोलने का अधिकार है कि नहीं है, तो ऐसे में कैसे भी सुलझेगा विवाद? तो जो अध्यक्ष होगा उस समय जो अध्यक्षता करने वाला होगा, चाहे पंच हो चाहे सरपंच हो या उप सरपंच हो या उनमें से कोई एक व्यक्ति हो, जो भी होगा, जो अध्यक्षता कर रहा होगा वो तुरंत ग्राम पंचायत से मतदाता सूची मंगाएगा, सचिव को बोलेगा सचिव भाई पहले ले आइए मतदाता सूची, इसका नाम मिला के देखते हैं कि ये यहाँ का है कि नहीं, है ना। क्योंकि किसी भी सभा में जो लोग होते हैं वही लोग बोलते हैं, सभा के सदस्य को ही बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, 300 400 500 1000 तक, तो सबका फेस याद करना इतना आसान नहीं भी है तब की स्थिति में। वैसे तो गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इनकेस ऐसा कोई विवाद आता है तो मतदाता सूची में उसका नाम मिलाया जाता है कि आप इस गांव के सदस्य हो कि नहीं। कई बार होता है ना कि लोग अलग अलग गांव में जाके बस जाते हैं या फिर कहीं कमाने खाने के लिए शहरों में रहते हैं, तब की स्थिति में ऐसा विवाद आता है कि ये गांव का आदमी है कि नहीं है, तो हमारे गांव में तो इसका आना जाना है, लेकिन मतदाता सूची में इसका नाम है कि नहीं। तब ये पता किया जाता है कि मतदाता सूची में यदि इसका नाम नहीं है तो वो बात नहीं करेगा, उसको सभा से हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। यदि उसका मतदाता सूची में नाम है तो जरूर उसकी बात को सुना जाए। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों विषयों पर विचार करे और ग्राम पंचायत की सिफारिश करे। ग्राम सभा का काम क्या है? तो ग्राम पंचायत में क्या काम कराना है, क्या विषय रखना है ना, कैसे काम करना है, इन सब की सिफारिश करती है ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम सभा अलग होती है, ग्राम अलग है, ग्राम पंचायत अलग है। ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर अलग है, ग्राम पंचायत में आपका सरपंच होगा, उप सरपंच होगा और कुछ वार्ड मेंबर होंगे, ये ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम सभा पूरे गांव के ही लोग हैं, गांव के लोग ही ग्राम पंचायत को सलाह देते हैं कि हमको इस गांव में ये काम कराना है, और वो लिखित सलाह होता है, याद रखिएगा। जो ग्राम सभा सलाह देती है वो लिखित सलाह देती है, ऐसा मुंह पे नहीं बोलती, वो लिखित सलाह होती है। और कई बार तो अभी भी शासन के जितने नियम है ना उसमें लागू कर दिया गया है, यदि आपको कुछ भी ग्राम कराना है तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का ग्राम सभा का उसमें अनुमोदन वाला चिट्ठी लगा होना चाहिए, तभी वो काम पास होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, ग्राम सभा के मध्य यदि विवाद होता है तब क्या है ना, ग्राम सभा के मध्य विवाद होने पर एक संयुक्त सम्मेलन मुख्यालय में ही आयोजित होगा, जिसका विनिश्चय सभी को मान्य होगा। इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। यहाँ भी देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये एक ग्राम पंचायत है, यहाँ बनाता हूँ, ये ग्राम पंचायत है और इसके 2 गांव हैं, ए और बी। ठीक है, यहाँ अलग अलग ग्राम सभा होगी, अलग अलग, लेकिन यदि इन दोनों में कुछ विभेद हो गया, किसी विषय को लेकर तनातनी हो गया है ना, मध्य विवाद हो गया,
तब क्या होगा, इन दोनों गांव वालों को एक जगह बैठाया जाएगा। कहाँ? जहाँ ग्राम पंचायत है ना, जहाँ ग्राम पंचायत भवन है, वहाँ को हम मुख्यालय मानेंगे, और वहाँ सभी लोग को बैठाया जाएगा, और वहाँ उनके बीच सभा में जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा सम्मेलन प्रक्रिया अधिनियम। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ग्राम सभा होता कैसे है। अब उसके लिए एक प्रॉपर अधिनियम है ना, एक प्रॉपर नियम है कि किस प्रकार सम्मेलन बुलाया जाना है, किस प्रकार बैठकें बुलाई जानी है। ठीक है, तो ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी तक तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।